दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे फूल परी ने उस मानव जैसी दिखने वाली मकड़ी को मार डाला था और डार्क नाइट एम्परर ने समर को फूल परी से अलग होने के लिए कहा था। चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फूल परी बहुत ही शक्तिशाली है। तुम उसके सामने किसी भी खजाने पर अपना हाथ नहीं डाल पाओगे। उसे अलग हो जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। समर ने यह सुनकर अपनी सहमति में अपना सिर हिलाया। जाहिर था कि फूल परी डार्क आइलैंड से वाकिफ थी, इसलिए समर को कोई खजाना मिलने की कोई संभावना भी नहीं थी। तभी समर ने मुस्कुराते हुए कहा, फूल परी, मैं तुम लोगों से अलग होना चाहता हूँ। इससे पहले कि फूल परी कुछ बोल पाती, वो शैडो ग्रुप टीम और योशिको सातो के साथ वहां से चला गया। समर के चले जाने के बाद पूरी भीड़ बेचैन हो गई थी, क्योंकि वे भी जानते थे कि अगर वे फूल परी के साथ रहे तो उन्होंने कुछ नहीं मिलेगा। तभी दानिश ने फूल परी के पास आते हुए कहा, फूल परी, हमारा ब्लैक सेक्ट भी अलग जा रहा है। परिंदर गिल ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हम तलवार मंडप भी अब जा रहे हैं। शिवांगी ने भी उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, फायर एम्परर पैलेस भी जाना चाहता है। आशा है कि आप लोगों को वो मिलेगा जो आप चाहते थे। कबीर ने भी धीरे से कहा, पिशाच सेक्ट भी जा रहा है। सभी समूह बातचीत कर रहे थे और एक निश्चित दिशा में चले गए। फूल परी बहुत शक्तिशाली थी और उसने सबको चौंका दिया था। अगर वे उसके पीछे डार्क आइलैंड में कैद हो जाते तो उन्हें कोई स्पिरिचुअल खजाना भी नहीं मिलता। इसीलिए वहां से चले जाना ही उनके लिए बेहतर होता। पलक झपकते ही केवल फूल परी और हेड्रेड फ्लावर सेक्ट की 4 लड़कियां ही अकेली रह गई थी। तभी हरे कपड़े वाली लड़की फूल परी के पास आते हुए कहने लगी, संत, वे लोग अंततः चले गए। वे हमें पीछे घसीट रहे थे। उसकी नज़र में उसकी संत सबसे शक्तिशाली थी और भीड़ बेकार थी। मानव चेहरे वाली मकड़ी भी उसके संत के वार से बच नहीं पाई थी। आखिरकार वो मारी गई। फूल परी ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने मुझे छोड़कर सही किया, क्योंकि उन्हें कोई खजाना नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वे जल्द ही मर सकते हैं। हरे कपड़े वाली लड़की ने सिर हिलाया। उन सेट्स ने सिर्फ ये देखा कि फूल परी ने विकास फल कैसे लिया, लेकिन वे अदूरदर्शी थे। ये नहीं देख पाए कि फूल परी इस आइलैंड से परिचित थी। भले ही उन्हें कोई खजाना ना मिले, कम से कम उनकी जिंदगी तो सुरक्षित रहेगी। हर कोई लालची था, खुद ही खजाना ढूंढना चाहता था, लेकिन इसका मतलब उनकी मौत भी हो सकती थी। मानो फूल परी ने जो कहा था उसे सिद्ध करने के लिए एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर दर्द से चीखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी जानवर ने काट कर मार डाला हो। तभी फूल परी भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, चलो चले और स्पिरिचुअल हथियार खोजे। और ये कहते हुए आगे बढ़ने चली गई। चीख सुनकर समर और शैडो ग्रुप टीम के चेहरे के भाव बदल गए थे। आखिर उन्हें फूल परी से अलग हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई थी, लेकिन किसी ने पहले ही हमला कर दिया था उन पर। तभी बॉल्ड मैन ने समर की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, हम फूल परी से अलग क्यों हो गए? बोल्ड मैन को अभी भी समझ नहीं आया कि क्यों वो फूल परी से अलग हुए थे। समर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी भिक्षु ने उससे कहा, क्या तुम मूर्ख हो? फूल परी बहुत ही शक्तिशाली है। अगर हम उसके साथ रहे तो हमें कोई खजाना नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर बोल्ड मैन ने अपना सिर हिला दिया। समर के पास विकास फल पाने का मौका था, लेकिन उसे फूल परी ने ही छीन लिया था। तभी समर ने अचानक दोनों को चुप रहने को कहा, क्योंकि उसने उनके सामने कुछ शोर सुना था। तभी उनके सामने एक विशालकाय बाघ प्रकट हुआ। बाघ 5 मीटर लंबा था, सामान्य बाघों से 2 गुना बड़ा, और उसके बाल काले थे। विकसित जानवर। एक और विकसित जानवर था। समर के चेहरे पर गंभीरता थी। इस आइलैंड पर क्या हुआ था और यहाँ इतने सारे विकसित जानवर क्यों थे? समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समर मानव चेहरे वाली मकड़ी से मिलकर आश्चर्यचकित हो गया था, लेकिन अब वो एक अन्य विकसित जानवर से मिलकर हैरान था। जानवर तो जानवर ही थे,
लेकिन विकास के फल खाने के बाद वे दुष्ट जानवरों में बदल गए थे। वे बात कर सकते थे और उनमें कुछ हद तक बुद्धि भी आ चुकी थी। काले बाघ का स्तर बेहद ऊंचा था, यहाँ तक कि मानव चेहरे वाली मकड़ी से भी ऊंचा। वो पहले से ही ग्रैंड मास्टर किंगडम स्तर के शीर्ष चरण पर था, विशेषज्ञ चरण के बेहद करीब। समर ने अपनी टीम को उसकी पीठ के पीछे आने का इशारा करते हुए कहा, भिक्षु, तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, मेरे पीछे आओ। उसने पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर ली थी। बाघ ने समर को घूरकर देखा। वो अपने तीखे पंजों से उछलकर समर की तरफ दौड़ा। पंजे हवा को चीरते हुए चीखते थे। यह बहुत शक्तिशाली था। समर जोर से चिल्लाया, गुरुत्वाकर्षण किंगडम। समर ने तुरंत अपना किंगडम जारी किए दिया। काला गुरुत्वाकर्षण किंगडम निर्मित हुआ और उसने बाघ को ढक लिया। बाघ का शरीर आकाश से जमीन पर गिरा और बहुत जोर से आवाज हुई। हालांकि बाघ ग्रैंड मास्टर किंगडम स्तर का था, लेकिन उसकी बुद्धि सीमित थी। उसका अपना कोई किंगडम नहीं था, इसीलिए समर उसे अपने किंगडम में फंसाने में कामयाब रहा। तभी समर एक दफा और चिल्लाया, तूफान किंगडम। समर ने अपना गुरुत्वाकर्षण किंगडम के ठीक बाद अपना तूफान किंगडम सक्रिय कर दिया। इससे एक विशाल वायु धार बन गई। हवा की धार ने अंतरिक्ष को चीर दिया और बाघ के सिर को भी चीर दिया। पलक झपकते ही बाघ मर गया। उसे वापस लड़ने का कोई अवसर भी नहीं मिला। समर के लिए बाघ को मारना बहुत आसान था। उसने अपनी रेड फायर तलवार का भी उपयोग नहीं किया। समर ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो अपने किंगडम की शक्ति को एकजुट करना चाहता था। शैडो ग्रुप टीम ने समर को ईर्ष्या से देखते हुए कहा, बॉस, आप बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि उन्हें पता था कि समर एक एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर बन गया था, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वो कितना शक्तिशाली है। जब उन्होंने देखा कि समर ने बाघ को कैसे मारा, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका बॉस अजेय है। तभी भिक्षु ने उसके पास आते हुए पूछा, बॉस, अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो आपने फूल परी के साथ विकास फल के लिए लड़ाई क्यों नहीं की? समर ने मुस्कुराते हुए उसको बात का जवाब देते हुए कहा, हमारे दुश्मन तलवार मंडप और ब्लेड सेट और पिशाच सेट हैं। अगर हम फूल परी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करते हैं तो उससे हमारा ही नुकसान था। सभी हैरान थे समर की बातों को सुनकर। वे सभी अपने बॉस के फैसले को समझने का प्रयास कर रहे थे। समर पहले से ही बहुत आगे की सोच रहा था। आइलैंड पर और भी विकास फल होने चाहिए और उन्हें सिर्फ एक फल के लिए फूल परी का दुश्मन नहीं बनना चाहिए था। फूल परी बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि उन्हें समर पर पूरा भरोसा था, फिर भी वे ये नहीं कह सकते थे कि समर फूल परी को हरा पाएगा या नहीं। तभी समर ने अपना फोन निकाला और लायन दानव किंग को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला। तभी समर ने थोड़ा गुस्से से कहा, चलो चले, हमारा मुख्य लक्ष्य लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को ढूंढना है। अगर हमें कोई खजाना मिल जाए तो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो कोई भी बात नहीं। टीम ने अपना सिर हिलाया और समर के पीछे पीछे चल दिए। वे अपने आसपास के माहौल को देख रहे थे और किसी भी हलचल की तलाश कर रहे थे। तभी अचानक योशिको सातो की नज़र केंद्रित हुई और उसने अचानक कहा, उस जगह पर पहले भी कदम रखा गया था। जापान के निंजा परिवार की युवा मालकिन होने के नाते उनकी जांच पड़ताल की कौशल बेहद उच्च स्तर की थी। वो तुरंत समझ जाती थी कि उस इलाके में पहले भी कोई घुसा है। समर ने उसकी दिशा का अनुसरण किया और देखा कि मैदान बहुत गंदा था। कोई जल्दी में दौड़कर आया होगा और गंदगी छोड़ गया होगा। समर ने 2 सांस ली और महसूस किया कि ग्रीन ड्रैगन दानव किंग की उपस्थिति थी। समर ने हाथ हिलाते हुए अपनी पूरी टीम से कहा, जल्दी मेरे पीछे आओ। समर ने हाथ हिलाया और टीम को सड़क की तरफ ले गया। सड़क के अंत में ग्रीन ड्रैगन दानव किंग एक अत्यंत शक्तिशाली लाश के खिलाफ लड़ रहा था। उसे पीछे हटना पड़ा। लाश से कुछ ही दूरी पर काली टोपी पहने एक आदमी ग्रीन ड्रैगन डेमन किंग को घूर रहा था। वो आदमी बहुत पीला, बूढ़ा और दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ओझा था जो आइलैंड पर छिपा हुआ था।
लाश को उसने कीड़े से नियंत्रित कर रखा था। ओझा ने ग्रीन ड्रैगन दानव किंग से कहा, तुम्हारा खून बहुत ही स्वादिष्ट है और इसमें ग्रीन ड्रैगन का खून है। दुर्भाग्य से ये अभी तक जागृत नहीं हुआ है, इसलिए चुपचाप आओ और मेरे दास बन जाओ। लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को पाकर ओझा बहुत उत्साहित था। एक ओझा होने के नाते वो रक्त के प्रति बेहद संवेदनशील था और उसने उनके ब्लड लाइन टिनसोम की उपस्थिति को तुरंत महसूस कर लिया था। दुर्भाग्य से उनका ब्लड लाइन टोतेम अभी तक सक्रिय नहीं हुआ था। उन लाशों की तुलना में ओझा शक्तिशाली ब्लड लाइन टोतेम वाले जीवन को पसंद करेगा। इससे ओझा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सपने में मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक मालिक है। उसके मन में समर उसका मालिक था और ओझा बहुत कमजोर था। तभी ओझा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मुझे तुम्हें दंड देना चाहिए ताकि तुम्हें पता चले कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। इसके बाद ओझा ने एक तरफ देखते हुए कहा, हमला करो मेरी लाशों। ओझा के पीछे से 3 और लाशें बाहर निकलकर आई। जिस लाश के पीछे ग्रीन ड्रैगन दानव किंग पहले से ही लड़ रहा था, उसके साथ मिलकर कुल 4 लाशें हो गई थी। अरे, लाशें तो बहुत ज्यादा थी। ग्रीन ड्रैगन डायमंड किंग के चेहरे के भाव अब बदल गए थे, क्योंकि वो एक साथ चारों लाशों का सामना नहीं कर सकता था। लाशों को ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को हराने से ज्यादा समय नहीं लगा। तभी ओझा ने उसे धमकी देते हुए कहा, ग्रीन ड्रैगन दानव किंग, मेरे गुलाम बन जाओ या मैं तुम्हें मार दूंगा और अपने कीड़े से तुम्हें नियंत्रित करूंगा। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को उसकी बातों की परवाह नहीं थी। हालांकि लड़ाई में उसके मुंह से खून बह रहा था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके लिए ओझा का गुलाम बनने से बेहतर था कि वो मर जाए। तभी उसके पीछे से एक उपहास भरी आवाज आई, कितने बेशरम हो तुम। वो तुम्हारा गुलाम नहीं बनना चाहता, फिर भी तुम उसे मजबूर कर रहे हो। ये आवाज सुनते ही ओझा के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि एक युवक कुछ और लोगों के साथ शांति से उसकी तरफ चला आ रहा था। उस युवक को देखते ही ओझा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कमीने, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? ओझा के चेहरे पर एक उदासी थी। उसकी बात के जवाब में समर ने कठोर शब्दों में कहा, मुझे इसकी क्या परवाह है। तुम्हारा चेहरा इतना पीला है, क्या तुम नपुंसक हो? समर की ये बात सुनते ही सभी लोग हंस पड़े। उनका बॉस बहुत मजाकिया था। उसने दावा किया था कि ओझा नपुंसक है। उसकी बात सुनकर ओझा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कमीने, मैं फिलीपीन का एक ओझा हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी लाश को अपनी कठपुतली बना लूंगा। समर ने उसकी बातों की परवाह नहीं की और उसकी तरफ चलता रहा। तभी ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने उत्सुकता से कहा, युवा मास्टर भागो। ओझा अत्यंत शक्तिशाली है। वह ओझा न सिर्फ शक्तिशाली था, बल्कि वो लाशों को भी अपने नियंत्रण में कर सकता था। वो ओझा बहुत रहस्यमय था। तभी समर ने आत्मविश्वास के साथ कहा, ग्रीन ड्रैगन, चिंता मत करो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं डरता जो स्तर में कमजोर है। मैं उसे थोड़ी देर में ही मार दूंगा। उसकी नज़र में ओझा बहुत ही कमजोर था। ओझा का इरादा समर को मारने का था। उसने अपनी कठपुतलियों को आदेश देते हुए कहा, कठपुतलियों, इस आदमी को मार डालो। उसका आदेश पाते ही चारों लाशें अचानक घूम गई और समर की तरफ बढ़ गई। लाशें उसके नियंत्रण में थी और बेहद दुष्टतापूर्वक आविष्कार था। उनके शरीर उत्परिवर्तित थे और जोम्बी जैसे थे, लेकिन अलग थे। चारों लाशों के पंजे बहुत तीखे और लंबे थे और उनमें से खून की गंध आ रही थी। समर ने मन ही मन में सोचा कि ये लाशें बहुत घिनौनी है, क्योंकि वो उन स्थूल प्रणालियों को तुरंत खत्म करना चाहता था। समर ने तुरंत अपना रेड फायर तलवार निकाली और उसे अपने सामने रख लिया। समर ने बाघ का सामना करते समय अपनी तलवार नहीं निकाली, लेकिन इन लाशों का सामना करते समय उसने अपनी तलवार निकाल ली और जोर से चिल्लाया, रेड फायर एरो। समर ने अपना महत्वपूर्ण सार तलवार में डाला और इतने महत्वपूर्ण सार तीर बनाए जो चारों लाशों की तरफ उड़ गई।
तीर लगने से लाशें दर्द से चीखने लगी और जलने लगी। लाशें सबसे ज्यादा आग से डरती थी। समर की तलवार में फायर एलिमेंट थे और उसने सभी लाशों को जलाना शुरू कर दिया था। लाशों की जलने की गंध से हवा भर गई। लाशें चीख रही थी क्योंकि उनकी पैर फायर एलिमेंट में ऊर्जा से जल रही थी। आग रुकी नहीं और शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ फैल रही थी। लाशों में मौजूद चारों कीड़े खतरे से भागकर उड़ना चाहते थे, लेकिन समर की रेड फायर तलवार ने उन्हें दो टुकड़ों में काट डाला था। वे जमीन पर गिर पड़े और जलकर मर गए। तभी उस ओझा ने समर को घृणा से देखा क्योंकि समर ने उसके सारे खजाने नष्ट कर दिए थे। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कठपुतलियों और कीड़ों को जलाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें अपनी कठपुतली बना लूंगा। कीड़े और कठपुतलियां सब ओझा के लिए खजाने थे। उनकी मौत से उसका दिल खून से लथपथ हो रहा था। तभी समर ने तिरस्कार भरी नजरों से उस ओझा की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ आओ और अपनी मौत को स्वीकार करो, नपुंसक आदमी। समर ने ओझा की बेइज्जती कर दी थी। समर की नजर में उसका पीला चेहरा और दुबला शरीर कमजोर किडनी के लक्षण थे। हालांकि ओझा क्रूर था, फिर भी वो एक ऐसा इंसान था, ऐसे किसी भी व्यक्ति से नफरत करता था जो कहता था कि उसकी कार्य क्षमता कमजोर थी। अतीत में जिन लोगों ने उसे ऐसा कहा था वे ओझा द्वारा मारे गए थे और लाश बन गए थे। उसने गुस्से से समर की तरफ देखते हुए कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो? ओझा का चेहरा उदास और उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट था। उसे व्यक्तिगत रूप से उसे मारना पड़ा क्योंकि उसकी कठपुतलियां समर ने नष्ट कर दी थी। ओझा ने अपने हाथ जोड़े और अपने भगवान से अनुरोध करते हुए कहा, पवित्र ओझा भगवान, कृपया मुझे इस कमीने को मारने की शक्ति दे। उसके बाद उसने एक मंत्र पढ़ा जिसे समझा नहीं जा सका। ओझा से एक काला धुआं निकला जो बहुत ही भयावह और रहस्यमय तरीके से वहां के एरिया को घेर रहा था। तभी ओझा गुस्से से चिल्लाया, ओझा किंगडम। उसके आसपास का किंगडम एक काली झिल्ली से ढक गया। ये गुरुत्वाकर्षण किंगडम से अलग था क्योंकि यह बहुत अधिक अंधकारमय था। समर को गंभीर होना पड़ा और उसने अपने किंगडम का भी इस्तेमाल करना पड़ा। वो जानता था कि किंगडम से केवल किंगडम से ही लड़ा जा सकता है, मार्शल आर्ट तकनीक से नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति की मानसिकता से बनता था। समर ने चिल्लाते हुए कहा, फायर किंगडम। समर ने एक विशाल ज्वाला छोड़ी जिसने उसके बगल में एरिया को ढक लिया। समर को पता था कि ओझा आग से डरता है और वो सीधे अपने फायर किंगडम को बाहर ले आया, लेकिन अगले ही पल समर सदमे से भर गया। ओझा किंगडम समर के फायर किंगडम से नहीं जला था, बल्कि उसका अपना किंगडम उस काले धुएं से बुझ गया था। यह पहली बार था कि जब समर ने ऐसा कुछ देखा था। उसने हैरान होते हुए मन ही मन सोचा, क्या मेरे फायर किंगडम का प्रतिकार किया गया है? इससे पहले कोई भी समर के फायर किंगडम का सामना करने में सक्षम नहीं था और वह अजय था। लेकिन जब उसका फायर किंगडम ओझा के किंगडम से पराजित हो गया था, समर को याद आया कि शिवांगी ने उसे क्या कहा था। उसके मन में शिवांगी की आवाज गूंज रही थी, ओझा अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय प्राणी है और बहुत कम लोग उनका सामना कर सकते हैं। यहाँ तक कि महानतम ग्रैंड मास्टर भी उन्हें हरा नहीं सकते। दोनों किंगडमों के आपस में टकराने के बाद समर को नुकसान हुआ। तभी समर एक दफा और चिल्लाया, तूफान किंगडम। समर ने अपना तूफान किंगडम का उपयोग किया क्योंकि उसका नरक किंगडम काम नहीं कर रहा था। हवा के झोंके बने और ओझा की तरफ उड़े, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि तूफान किंगडम भी कारगर नहीं था। काले धुएं ने हवा के झोंके को भी बेअसर कर दिया था। समर को लगा था कि ओझा बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली था और उसे कुछ कठिनाइयां हो रही थी। उसके दोनों किंगडम ओझा पर काम नहीं कर रहे थे। समर को आखिरकार समझ आ गया कि एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर ओझाओं से क्यों डरते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ओझाओं की शक्ति एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर्स की शक्ति को दबा देती थी। तभी डार्क नाइट एम्परर ने अचानक टेलीपैथी से उसके मन में कहा, छोटे, ओझा किंगडम में एक आत्म साधक की शक्ति समाहित है। तुम उसे केवल अपने एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर्स की शक्ति से नहीं हरा सकते। समर ये सुनकर हैरान रह गया था।
और उसे समझ आ गया कि उसका किंगडम ओझा के किंगडम से मुकाबला क्यों नहीं कर सकता था। ओझा किंगडम में आत्म साधक की शक्ति थी, इसीलिए समर के तुलना में वो एक अलग ही स्तर की शक्ति थी। समर ने डार्क नाइट एम्परर से गंभीरता से पूछा, सीनियर, क्या उसने जो श्राप पहले दिया था वो आत्म साधकों को मंत्रों का हिस्सा था? अब मुझे क्या करना चाहिए? समर एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर से लड़ने से नहीं डरता था, लेकिन वो आत्म साधकों से लड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसने पहले कभी उनकी तकनीकों की प्रैक्टिस जो नहीं की थी। तभी डार्क नाइट एम्परर ने समर को निर्देश देते हुए कहा, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हारे किंगडम एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर शक्ति है, लेकिन तुम्हारी रेड फायर तलवार एक स्पिरिचुअल हथियार है और इसका उपयोग केवल आत्म साधक ही कर सकते हैं। उसे हराने के लिए अपनी तलवार का प्रयोग करो। भले ही समर को डांटा गया था, फिर भी वह खुश था, क्योंकि उसने ओझा किंगडम को हराने का तरीका जो सीख लिया था। समर ने ओझा किंगडम को अपने किंगडम से हराने की भूल कर दी थी। वो नहीं जानता था कि ओझा किंगडम में आत्म साधक की शक्ति उधार ली थी, जो किसी एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर से अलग थी। समर मुस्कुराया और अपना किंगडम वापस ले लिया, क्योंकि अब वो उसे लड़ने का तरीका जान गया था। समर ने अपनी तलवार निकाली। वो तलवार की तान से अपने आसपास उड़ रहे सभी पहलों को काट रहा था। समर जोर से चिल्लाया, रेड फायर सिल्वर मून! समर ने उसका पीछा किया और चौथे सतर का सबसे शक्तिशाली हमला किया। तभी एक लाल चांदनी और उनके चारों तरफ आग की लपटें उठती हुई ओझा की तरफ उड़ी। ओझा किंगडम आक्रमण को रोक नहीं पाया और चांदी के चंद्रमा की लपटों को छूते ही काला धुआं जलकर नष्ट हो गया। रहस्यमय और शक्तिशाली किंगडम को समर की रेड फायर तलवार ने पलक झपकते ही निष्प्रभावी कर दिया। ओझा को दिमाग में गहरा घाव पहुंचा था, जिससे उसने मुंह भरकर खून थूका और उसने चिल्लाकर कहा, स्पिरिचुअल हथियार! तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल हथियार है? वो हैरान था, क्योंकि वो लाशों को केवल एक पूर्व आत्म साधक की छोड़ी हुई शक्ति के कारण ही नियंत्रित कर पा रहा था। इसके अलावा आत्म साधक की शक्ति से उसका किंगडम भी मजबूत हो गया था। जब ओझा एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर से मिलते थे, तो वे उसे आसानी से मार सकते थे। आज पहली बार उन्होंने किसी स्पिरिचुअल हथियार की शक्ति देखी थी। ओझा ने हैरान होते हुए पूछा, तुम तुम वास्तव में कौन हो? तुम्हारे पास ये स्पिरिचुअल हथियार कहाँ से आया? ओझा जानता था कि स्पिरिचुअल हथियार बेहद दुर्लभ होते हैं और उन्हें कोई भी ऐसे ही हाथ में नहीं ले सकता था। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली ताकतों के पास भी ये हथियार नहीं होते थे और केवल प्राचीन और गुप्त ताकतों के पास ये हथियार होते थे। तभी समर ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। समर को ओझा के किंगडम को बेअसर करने का भरोसा था। समर का शरीर उड़कर ओझा के सामने आ गया। उसने अचानक अपनी तलवार ओझा के सिर की तरफ घुमाई। ये देखते ही ओझा के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अचानक एक गुड़िया निकाली। लकड़ी से बनी ये गुड़िया हूबहू ओझा की नकल की थी, बस उसमें कोई जीवंतता नहीं थी और वो ओझा के नियंत्रण में थी। ओझा ने गुड़िया को हवा में उछाला और वो इंसान के आकार की हो गई, जिससे जबरदस्त ताकत निकली। उसने समर के हमले को भी रोक दिया था। हालांकि गुड़िया शक्तिशाली थी, फिर भी तलवार के एक ही वार से वो दो टुकड़ों में कट गई। कटी हुई लकड़ी की गुड़ियों को देखकर समर हैरान रह गया था, क्योंकि ओझा बहुत ही रहस्यमयी था। वो हथेली के आकार की गुड़िया को इंसान के आकार की गुड़िया में बदल सकता था। यह निश्चित रूप से एक गूढ़ कला थी। ओझा को मरना ही था। वो जानता था कि उसे आज ही ओझा को मारना होगा, अन्यथा वो भविष्य में खतरनाक हो जाएगा। तभी ओझा ने हैरान होते हुए कहा, धिक्कार है! तुमने मेरी कठपुतली को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? ओझा का दिल टूट गया। उसके होठ फटक रहे थे, क्योंकि वो अपनी लकड़ी की गुड़िया के आधे हिस्से को जो घूर रहा था। वो कठपुतली ओझाओं के लिए लाशों को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन थी और इसका इस्तेमाल विनाशकारी हमलों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता था। लेकिन समर ने स्पिरिचुअल हथियार के हमले में ये तुरंत नष्ट हो गई थी, तकनीकी रूप से।
कठपुतली को भी एक अपरंपरागत स्पिरिचुअल हथियार के रूप में गिना जाता था, क्योंकि ये सिर्फ एक फटा हुआ घटिया हथियार था जिसकी तुलना समर की रेड फायर तलवार से भी नहीं की जा सकती थी। सामान्यतः किसी भी हथियार को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता था: निम्न, माध्यम और उच्च। उच्चतर श्रेणी के हथियारों के अलावा उन्हें पृथ्वी श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी और एम्परर श्रेणी आदि में वर्गीकृत किया जाता है। स्पिरिचुअल हथियार जितना बेहतर होता है, उसकी आक्रमण शक्ति उतनी ही अधिक होती है। हालांकि रेड फायर तलवार की अभी पहली मुहर ही टूटी थी, फिर भी वो पहले से ही एक बेहतर स्पिरिचुअल हथियार थी। वो फटी हुई शक्तिशाली कठपुतली को बिना किसी प्रयास के चकनाचूर कर सकती थी। रेड फायर तलवार में कुल 3 मुहरें थी। तीनों मुहरें टूट जाने पर ये और अधिक शक्तिशाली हो जाने वाली थी। समर ने क्रूरता से उपहास करते हुए कहा, तुम लाशों को कठपुतलियों में बदलने के लिए नरक में जाने के लायक हो। मैं तुम्हें आज वहां ही भेज देता हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौत के बाद व्यक्ति के लिए उसका शरीर सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही तय करता है कि उसका पुनर्जन्म स्वर्ग में होगा या नर्क में। इसीलिए ये घोर पाप था कि इस खूनी ओझा ने उन्हें लाशों की कठपुतलियों में बदल दिया। क्या ही श्राप है। समर ने अपनी लंबी तलवार लहराई। समर ने निगली तेज ज्वाला ने हवा को चीरकर एक बड़ी दरार बना दी थी और उसे एक झटके से ओझा के ठीक सामने फेंक दिया। तलवार से ओझा का सिर कट गया और उसका खून हवा में फैलता रहा। ओझा शक्तिशाली था, लेकिन स्पिरिचुअल हथियार के सामने वह कुछ भी नहीं था। मरने से ठीक पहले ओझा डरा हुआ और असंयमित लग रहा था। एक दुष्ट ओझा होने के नाते, जो फिलीपींस के एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड में आज़ादी से घूमता रहता था, अतीत में दूसरों को मारने का अधिकार सिर्फ उसे ही था। फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसको मार ही दिया जाएगा। दरअसल इस बार ओझा स्पिरिचुअल हथियार के लिए डार्क आइलैंड आया था। हालांकि हथियार देखने का मौका मिलने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। मरे हुए ओझा की तरफ देख बिना ही समर ग्रीन ड्रैगन दानव किंग के पास दौड़ा और उसने अपनी हथेली के माध्यम से अपनी जीवन ऊर्जा उत्सर्जित करके उसकी जीवन ऊर्जा को ठीक करना शुरू कर दिया था। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग एक पल में ही होश में आ गया। उसने चिंतित होकर कहा, युवा मास्टर, लायन दानव किंग कहीं दूर चला गया है और कठपुतलियां भी उसका पीछा कर रही हैं। चलिए अब उसकी मदद करते हैं। समर ने सहमति में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को बचाने के बाद लायन दानव किंग को भी बचाना था। समर खड़ा हो गया और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को रास्ता दिखाने के लिए कहा। वे सब एक ही दिशा में जा रहे थे। वहीं लायन दानव किंग अपने पीछे भाग रही लाश से लड़ रहा था। लाश इतनी शक्तिशाली थी कि लायन दानव किंग के लिए भी उससे लड़ना मुश्किल हो रहा था। अचानक लड़ाई के बीच में लाश वहीं रुक गई। उसको एक जगह पर रुकता देखकर लायन दानव किंग ने घबराकर कहा, क्या हुआ? लाश ने हिलना बंद क्यों कर दिया? आखिर ये लाश अचानक वहां कैसे रुक गई, जबकि वो आखिरी क्षण तक उससे क्रूरता से लड़ रही थी? लायन दानव किंग ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, जो भी हो, मुझे पहले उसका सिर नष्ट कर देना चाहिए। ये कहते हुए उसने लाश का सिर तुरंत कुचल दिया। तभी लायन दानव किंग को एहसास हुआ कि लाश के सिर के अंदर का कीड़ा मर चुका है, इसीलिए उसने हिलना बंद कर दिया था। दरअसल लाश के सिर में मौजूद कीड़ा, जिसे ओझा नियंत्रित कर रहा था, समर द्वारा ओझा के मारे जाने के बाद अपने आप मर गया था। तार्किक रूप से कीड़े के मर जाने के बाद लाश कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि लायन दानव किंग को ये नहीं पता था कि लाश और कीड़े की मौत कैसे हुई। फिर भी वो खुश था, क्योंकि उसकी जान जो बच गई थी। उसके बाद लायन दानव किंग आगे का रास्ता पता करने लगा और आगे की तरफ चल दिया। तभी लायन दानव किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आगे एक छोटा सा लाल पेड़ है। उसे सामने एक छोटा सा लाल पेड़ मिला। ये लाल पेड़ 2 मीटर ऊंचा था, उसकी ऊंचाई से भी ज्यादा। पहली टहनी पर एक लाल फल लगा हुआ था। फल सेब जितना बड़ा और लाल था, मानो पेड़ के चारों तरफ कोई लौ मंडरा रही हो। हालांकि लायन दानव किंग को यह नहीं पता था कि यह लाल फल क्या है। फिर भी वो इस फल में असाधारण शक्ति महसूस कर सकता था,
इसीलिए उसने सोचा कि यह अवश्य ही एक खजाना होगा। लॉयन दानव किंग लाल पेड़ के पास गया और फल को नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से एक जोरदार आवाज आई, रुको! दानिश अपने ब्लैक ब्लड सेल के साथी के साथ उसकी तरफ दौड़ा। दानिश इतना रोमांचित हुआ कि लाल फल को देखकर वो कांपने ही लगा था। दानिश ने उत्साह और संतुष्टि के साथ चिल्लाते हुए कहा, फायर एलिमेंट विकास फल! ये वास्तव में फायर एलिमेंट विकास फल है। विकास एक ऐसा फल जो एंशियंट मार्शल आर्ट्स को उच्च स्तर तक विकसित कर सकता था और इतना दुर्लभ और कीमती था कि यह न केवल प्रशांत महासागर के शीर्ष 10 सबसे खतरनाक आइलैंडों के मौजूद था, वहीं लॉयन दानव किंग गूंगा नहीं था और उसे साफ पता था कि यह लाल फल कितना कीमती है। वो भी गुस्से से चिल्लाया, ये मुझे सबसे पहले मिला तो ये मेरा हुआ। तभी दानिश ने लॉयन दानव किंग को दूर से ही एक घूसा मारा और उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। लॉयन दानव किंग ने तुरंत मुंह भरकर खून थूक दिया। यह शक्तिशाली अविश्वसनीय है। लॉयन दानव किंग घबरा गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि दूर फेंके जाने के बाद वो इस आदमी का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी दानिश ने तिरस्कार के साथ कहा, तुम मेरे साथ फल के लिए लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो। उसने लॉयन दानव किंग पर पैर रखा और उसे मारने के लिए अपना खंजर ही निकाला ही था। धमाका! तभी दूर से फेंकी गई एक चट्टान सीधे दानिश के हाथ के खंजर पर लगी और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। समर दूर से ग्रीन ड्रैगन दानव किंग के साथ दानिश के करीब आया। उसने उसे धमकी देते हुए कहा, उसे अकेला छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अभी यहाँ से चले जाओ। समर को देखते ही दानिश घबरा गया। वह जानता था कि वो समर से नहीं जीत सकता क्योंकि उसने जहाज पर उसकी शक्ति जो देख ली थी। दानिश का चेहरा पहले हरा और फिर पीला पड़ गया। वो कम से कम एक उच्च स्तर एंशियंट सेक्ट से तो था ही, इसीलिए उसे पता है कि अगर वो ऐसे ही चला गया तो लोग उसका मजाक भी उड़ाएंगे। तभी समर ने आक्रामक रूप से धमकी देते हुए कहा, तुम्हारे पास जाने के लिए 3 सेकंड है, वरना मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। समर की आक्रामकता को महसूस करते हुए दानिश का चेहरा उदास हो गया था। आखिरकार फायर एलिमेंट विकास फल पर एक आखिरी नजर डालने के बाद वह वहां से चला गया। उसे स्पष्ट था कि वो समर का मुकाबला नहीं कर सकता था और यदि वो वहीं रहने पर अड़ा रहता तो उसे निश्चित रूप से मार दिया जाएगा। समर लायन दानव किंग के पास गया और उसे सहारा देते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो लॉयन? लॉयन दानव किंग ने उत्साह से समर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, युवा मास्टर, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। वो जानता था कि अगर उसका युवा मास्टर समय पर नहीं आता तो वो पहले ही मर चुका होता। युवा मास्टर वाकई में बहुत ताकतवर था। उसने जबरदस्ती भी नहीं की, बस डांटा और वो ताकतवर आदमी पहले ही भाग गया। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग लॉयन दानव किंग के बहुत करीब था। वो लायन दानव किंग के पास गया और उसे बताया कि समर ने ओझा को मार डाला है, जिसे लॉयन दानव किंग को गहरा सदमा लगा। लॉयन दानव किंग समर की बातें सुनकर बहुत हैरान था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसका पीछा करने वाली लाश कठपुतली अचानक क्यों रुक गई थी। उसके कठपुतली संचालक ओझा को मार जो दिया गया था। तभी लॉयन दानव किंग ने पेड़ पर दूर स्थित फल की तरफ इशारा करते हुए कहा, युवा मास्टर, यह फायर एलिमेंट विकास फल है। वो फल जिसे वो आदमी छीनने की कोशिश कर रहा था, जिसने मुझे लगभग मार ही डाला था। समर रोमांचित था क्योंकि उसने कल्पना कर ली थी कि फल के अंदर मौजूद अग्नि तत्व के कारण उसकी शक्ति उच्च स्तर तक विकसित हो जाएगी जब वो इसे खा लेगा। समर जानता था कि अगर उसे ये फल हथियाना था तो उसे कुछ खास तरकीबें अपनानी होगी। उस बेवकूफ़ दानिश की तरफ सिर्फ शारीरिक ताकत से कोशिश करना कभी काम नहीं आएगा। सौभाग्य से डार्क नाइट एम्परर ने समर को फल हथियाने की तरकीब पहले ही बता दी थी। समर छोटे लाल पेड़ के पास गया और अपनी रेड फायर तलवार निकाली, जिससे उसने पेड़ के चारों तरफ की ज्वाला को अपनी तरफ पहुंचने से रोक दिया और फिर फल को मजबूती से पकड़ लिया। लाल फल इतना गर्म था मानो वो कोई जलती हुई मशाल हो, जिसे पकड़ने भर से समीर का शरीर भी जल गया।
सौभाग्य से समर को पहले ही सच्चे वैवाहिक एम्परर तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया था, जो एक खतरनाक तकनीक थी जो उसके शरीर को सख्त बनाती थी और उसकी त्वचा को अभेद्य बनाती थी। समर ने फल को तोड़ा और घुमाया और अंततः उसे पेड़ से उतार लिया। समर ने योशिको और अन्य लोगों से कहते हुए हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, योशिको सातो, तुम लोग यहीं रहो और परिधि की रक्षा करो। किसी को भी अंदर मत आने देना। केवल मजबूत फाइटर शक्ति वाले लोग ही डार्क आइलैंड डरावनी भूमि पर जीवित रह सकते थे। समर इस आइलैंड पर रहना चाहता था और इस विकास फल के साथ खुद को बहुत उच्च स्तर तक प्रशिक्षित करना चाहता था, क्योंकि योशिको समर के अलावा अन्य लोगों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। इसीलिए उसे समर ने सुरक्षा की जिम्मेदारी जो दी थी। योशिको ने अपना सिर हिलाया और शैडो ग्रुप टीम और बाकी 2 दानव किंगों को उपवन में फैला दिया। उन्होंने किसी भी दुश्मन को अंदर आने या समर को परेशान करने से रोकने के लिए अपना प्लान बना लिया था। वहीं समर ने फल निकाला और उसे मुंह में ठूस लिया और चबाता रहा। इस फल का स्वाद सेब जैसा था, फिर भी इसमें एक तेज तीव्र एनर्जी थी। फल के अलग होने के बाद फायर एलिमेंट की एक प्रबल धारा प्रभावित हुई। ये एनर्जी की विशाल लहरों में बदल गई, जो समर की नसों, मांसपेशियों और हड्डियों से टकराकर उसके शरीर के भीतर जमने, शुद्ध होने और अंततः जमने लगी। फल में छिपी शक्ति इतनी शानदार थी कि वो न केवल समर के शरीर के भीतर समेकित हो गई, बल्कि एनर्जी के अत्यधिक दबाव के साथ उसके डेंटियन की तरफ भी बढ़ गई थी। डेंटियन वो जगह थी जहाँ सारा महत्वपूर्ण सार संग्रहित होता है। जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण सार, उतना ही ज़्यादा शक्ति। फल का सारा महत्वपूर्ण सार डेंटियन में एकत्रित हो गया और अंततः एक हरे रंग की भंवर बन गई थी। बूम! समर के शरीर में तेज झंझनाहट के साथ आवाज आई, जो जीवन ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी। उसकी भुजाओं की शक्ति अब बढ़कर 12,000 किलोग्राम हो गई थी। 12,000 किलोग्राम बल अंतिम चरण के ग्रैंड मास्टर की ताकत के बराबर थी, जो ग्रैंड मास्टर किंगडम का दूसरा अंतिम चरण था। फल से एनर्जी का एक हिस्सा बचा हुआ था, जिसे समर ने अभी भी अवशेषित करने की कोशिश की। फिर भी उसके शरीर में भक्षक ब्लड लाइन टोटम ने एक काली रोशनी को फेंक दिया और बाकी सबको पकड़ लिया, जिसमें समर निराश हो गया। समर ने अपनी आंखें घुमाई, अपने अंदर भक्षक ब्लड लाइन टोटम को महसूस करते हुए कहा, तुम बहुत पेटू हो, है ना? अंततः उसे समझ में आ गया था कि उसके टोटम उसे मिलने वाली हर चीज को आपस में बांट लेंगे। समर अपने जोड़ों से चटकने की आवाज के साथ वापस खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठी बढ़ाई और तुरंत हवा में बाहर काले भंवर बना दिए। तभी योशिको ने प्रशंसा भरी आंखों से समर को देखते हुए कहा, मास्टर, बधाई हो, आप ग्रैंड मास्टर किंगडम के विशेषज्ञ स्तर में पहुंच गए हैं। योशिको की राय में समर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, एक अद्वितीय प्रतिभा जो न केवल 3 किंगडम शक्तियों को समझता था, बल्कि अपनी ध्यान अवस्था से भरे चुनौतियों का सामना भी करता था। अब समर अपनी टोटम शक्ति का इस्तेमाल किए बिना भी ग्रैंड मास्टर किंगडम स्तर के विशेषज्ञ चरण के ग्रैंड मास्टरों को हरा सकता था, क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर किंगडम के अंतिम चरण में पहुंच जो चुका था। दरअसल एक बार जब वो अपनी ब्लड लाइन टोटम शक्ति और स्पिरिचुअल हथियार को सक्रिय कर लेता था, तो ग्रैंड मास्टर किंगडम सतर में शायद ही उसका कोई मुकाबला कर सकता था। तभी डार्क नाइट एम्परर ने समर के मन में टेलीपैथी से फुसफुसाते हुए कहा, छोटे, ये लॉयन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग भी सरल नहीं है। उन दोनों के पास ब्लड लाइन टोटम की शक्ति भी है। दरअसल बहुत कम इंसानों में ब्लड लाइन टोटम होती थी, लाखों लोगों में भी एक के पास होना मुश्किल था। लेकिन अब समर के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं जो डार्क नाइट एम्परर के अंदर हैरान कर देने वाली थी। डार्क नाइट एम्परर को यह भी पता चला कि वुल्फ फैंग टीम के पास 2 दानव किंगों और योशिको के अलावा ब्लड लाइन टोटम शक्तियाँ भी थीं। फिर भी उनमें से केवल योशिको की ही शक्तियाँ सक्रिय हो पाई थी। समर ने भी टेलीपैथी से कहा,
सीनियर, अगर आपने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मैं लगभग भूल ही गया था। मेरे पास विजेता बैज है जो उन्हें अपने ब्लड लाइन टोटम को सक्रिय करने में मदद कर सकता है। समर ने अपने सिर पर हाथ थपथपाया क्योंकि उसने इतनी महत्वपूर्ण बात बोलने के लिए खुद को दोषी ठहरा जो लिया था। डार्क नाइट एम्परर ने आश्चर्य से पूछा, छोटे, तुमने क्या कहा? तुम्हारे पास विजेता बैज है? विजेता बैज केवल एक साधारण बैज नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय था जिसके बारे में पहले से ही ज्ञात था कि वो विजेता के पास था। समर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, सीनियर, आप विजेता बैज के बारे में कैसे जानते हैं? डार्क नाइट एम्परर, जो लगातार रेड फायर तलवार के अंदर रहता है, वो विजेता बैज के बारे में कैसे जानता होगा? डार्क नाइट एम्परर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, तुम्हें इस बैज को अच्छी तरह से रखना होगा। ये भविष्य में तुम्हारे लिए एक फायदेमंद होगा। तुम पहले इससे दोनों दानव किंगों को के लिए ब्लड लाइन टोटम सक्रिय करो और हम बाद में बाकी सब पर चर्चा करेंगे। उसने समर के सवाल को अनदेखा कर दिया था। समर ने सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो जानता था कि यह अनावश्यक है। वो जानता था कि डार्क नाइट एम्परर एक दिन समय आने पर उसे बता देगा। समर ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से पूछा, लॉयन ग्रीन ड्रैगन में तुम लोगों की अपनी ब्लड लाइन टोटम सक्रिय करने में मदद करूंगा। उसकी बात सुनकर दोनों दानव किंगों के चेहरे के भाव अचानक ही बदल गए थे और उन्होंने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, युवा मास्टर, क्या आप हमारी ब्लड लाइन टोटम को सक्रिय कर सकते हैं? उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दे रही थी। अपनी ब्लड लाइन टोटम को सक्रिय करना उनका सबसे बड़ा सपना था। वे हमेशा से कोशिश करते रहते थे, फिर भी वे हमेशा असफल रहे। अब जब समर ने उन्हें बताया कि वो उनके लिए ब्लड लाइन टोटम को सक्रिय कर सकता है, तो वे दोनों हैरान रह गए थे। समर ने अपना सिर हिलाया और बिना किसी ज़्यादा बात किए सीधे अपना विजेता बैज निकाल लिया। उसने अपनी जीवन ऊर्जा को विजेता बैज में ढाला और बैज सतह पर हजारों छोटे छोटे शब्द अंकित कर दिए। ये शब्द टेडपोल जितने छोटे थे और उन्हें सिर्फ समर ही पढ़ सकता था। यह छोटे छोटे शब्द ही शौर्य 10 राक्षसों के ब्लड लाइन टोटम को सक्रिय करने का तरीका था। समर ने लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग के लिए सही शब्द ढूंढने के बाद उनकी ब्लड लाइन टोटम को सक्रिय करना शुरू कर दिया। लोयन दानव किंग का ब्लड लाइन टोटम प्राचीन गोल्डन लायन से आया था। ये एक शक्तिशाली ब्लड लाइन टोटम था जो सक्रिय होने पर उसे अजेय गोल्डन लायन में बदल सकता था। किंवदंती के अनुसार गोल्डन लायन का पूर्वज एक ही बार में पूरे शहर को निगल सकता था। उनकी शक्ति निर्विवाद थी। समर ने लॉयन दानव किंग को गोल्डन लायन से सक्रिय करने का तरीका बताते हुए कहा, हमारे पूर्वज गोल्डन लायन जो आकाश और जमीन को निगल सकते थे, दूर दुनिया से आपके शुद्ध ब्लड लाइन टोटम के साथ उसने उसे अपने पूर्वज के ब्लड लाइन टोटम को सक्रिय करने दिया। इस बीच समर ने विजेता बैज में अपने महत्वपूर्ण सार प्रवाहित किया था ताकि लॉयन दानव किंग के लिए एक विशाल गोल्डन लायन छाया उत्पन्न कर सके, ताकि वो महसूस कर सके कि उसके पूर्वज कैसे दिखते थे। विजेता थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज वास्तव में अजेय थी। उन्होंने इस अविश्वसनीय विधि से शीर्ष 10 दानवों के ब्लड लाइन टोटम प्रेत को विजेता के बैज में गढ़ा था। समर ने विजेता पर इशारा के साथ लॉयन दानव किंग की ब्लड लाइन टोटम को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया था। जैसे ही ब्लड लाइन टोटम सक्रिय कर दिया, उससे एक विशाल शक्ति फैल गई। ये प्राचीन काल की एक अद्भुत शक्ति थी। यह शक्ति दूर तक फैली रही, यहाँ तक कि सारे पेड़ों की गिनती रही और चट्टानों को भी उलटती रही। समर लॉयन दानव किंग से निकलने वाली मजबूत शक्ति को महसूस करके आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगा, निचले स्वर्ग किंगडम स्तर पर विशेषज्ञ चरण। यह वास्तव में निचले स्तर के किंगडम के विशेष स्तर तक पहुंच गया था। ईमानदारी से कहे तो लॉयन दानव किंग एक मिनट पहले तक केवल एसएसएस स्तर का फाइटर था। फिर भी उसका स्तर एक विशाल किंगडम और 4 छोटे किंगडम से आगे निकल गया,
जिससे उसकी ब्लड लाइन टोटम सक्रिय होने के बाद वो सीधे निचले सतर के विशेषज्ञ चरण तक पहुंच जो गया था। यह देखा जा सकता है कि गोल्डन लायन का ब्लड लाइन टोटम अत्यंत शक्तिशाली रहा होगा। प्राचीन काल में यह एक सत स्तर का अस्तित्व रहा होगा। समर ने ग्रीन ड्रैगन की हताश निगाहों को देखते हुए हंसते हुए कहा, ग्रीन ड्रैगन, अब तुम्हारी बारी। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग हताश होकर समर की तरफ दौड़ा। लोयन दानव किंग को शक्ति मिली, वो इतना ईर्ष्यालु था कि अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए वो समर के सामने ही रुक गया। समर ने ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को उसकी ब्लड लाइन टेटम को सक्रिय करने का तरीका बताते हुए कहा, हमारे पूर्वज 3 सर वाले हरे ड्रैगन जो अपने शुद्ध ब्लड लाइन टोटम के साथ बादलों और धुंध के साथ नेविगेट करने की शक्ति रखते हैं। इस तरह उसने ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को पूरा तरीका बता दिया था। पहली बार अनुभव करने के बाद समर ने अपनी जीवंत ऊर्जा सीधे विजेता बैज में डाल दी। इससे एक विशाल सिर वाला हरा ड्रैगन प्रेत बना। दोस्तों, क्या समर ग्रीन ड्रैगन दानव किंग की ब्लड लाइन टोटम को सक्रिय करने में सफल हो पाएगा? क्या होगा आगे इस कहानी में? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में।